गुड मॉर्निंग बच्चों, प्यारे बच्चों। हमने डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट की शुरुआत की थी और स्टार्टिंग में हमने पढ़ा था उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। बच्चों आज जो हम शुरुआत कर रहे हैं वो कर रहे हैं जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट या ट्रांजिशन एलिमेंट। मेनली अब मैं ट्रांजिशन एलिमेंट के नाम से ही इनको पढ़ूंगा। हालांकि लास्ट वाले लेक्चर में मैंने तुम्हें बताया था कि सारे डी ब्लॉक एलिमेंट ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं होते। जैसे जिंक था, कैडमियम था और मरकरी था, वो ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं था, क्योंकि ट्रांजिशन एलिमेंट के लिए कुछ कंडीशन होती है कि उनके पास फुली फिल्ड डी ऑर्बिटल नहीं होना चाहिए, डी ऑर्बिटल पार्शियल फिल्ड होना चाहिए, या तो उनकी ग्राउंड स्टेट में या मोर स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट में। बच्चों हमने अपने लास्ट लेक्चर में बड़े अच्छे से पढ़ा था इसके बारे में। आज जो हम पढ़ने वाले हैं ना बच्चों, बड़ा अच्छा टॉपिक पढ़ने वाले हैं, एक अच्छे टॉपिक की शुरुआत कर रहे हैं। हम पढ़ेंगे जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट। जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट। ये जो ट्रांजिशन एलिमेंट है, हमें इनकी जनरल प्रॉपर्टीज को स्टडी करना है। अब जनरल प्रॉपर्टीज में जो सबसे पहली प्रॉपर्टी हम स्टडी कर रहे हैं ना बच्चों, वो है एटॉमिक रेडियस, या मैं साइज भी बोल सकता हूं, एटॉमिक रेडियस या साइज। ठीक है बच्चों। अब सबसे पहली बात हमारे सामने यही आती है कि एटॉमिक रेडियस होती क्या है। तो बच्चों एटॉमिक रेडियस क्या है? न्यूक्लियस के सेंटर से आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन, सबसे बाहर वाला जो इलेक्ट्रॉन है, वहां तक की जो दूरी है बच्चों, वही होती है एटॉमिक रेडियस। और एटॉमिक रेडियस ही किसी भी एटम का साइड डिसाइड करने वाला फैक्टर होता है। जिसकी रेडियस ज्यादा होती है उसका साइज भी ज्यादा होता है। अब हमें ये जो हमारे डी ब्लॉक के एलिमेंट है, इनकी रेडियस के बारे में पढ़ना है कि जब हम पीरियड में जाएंगे, लेफ्ट टू राइट जाएंगे, तो रेडियस पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, नीचे की तरफ जाएंगे, अप टू डाउन जाएंगे, तो क्या इफेक्ट पड़ेगा। हमें ये देखना है, वेरिएशन देखना है एटॉमिक रेडियस का ग्रुप में और पीरियड के अंदर। लेकिन बच्चों सबसे पहली ही बात जो हमारे सामने आती है वो ये आती है कि जो ट्रांजिशन एलिमेंट है वहां एटॉमिक रेडियस का वेरिएशन रेगुलर नहीं है। रेगुलर का मतलब, जैसे हमने अपनी 11th क्लास में पढ़ा था कि जब हम नीचे की तरफ जाते हैं, जब डाउन द ग्रुप जाते हैं कभी भी, तो साइज बढ़ता है। साइज इसलिए बढ़ता है क्योंकि देयर विल एडिशन ऑफ न्यू सेल, वहां एक नए सेल का एडिशन होता है। जब हम पीरियड में जाते हैं तो साइज डिक्रीज होता है, और साइज डिक्रीज होने के पीछे वहां हमने फैक्टर पढ़ा था कि जब पीरियड में जाते हैं ना, तो सेल तो सेम रहता है लेकिन इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ जाता है। आज फिर से हम पढ़ने वाले हैं उस इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज के बारे में बड़े अच्छे से बच्चों। अगर फिर भी तुम्हें थोड़ा बहुत कंफ्यूजन है तो अपनी 11th की नोटबुक खोलना, उसमें अच्छे से पढ़ना इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है। अच्छा बच्चों अब सुनो ध्यान से। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है जैसे जैसे हम पीरियड में मूव करते हैं, तो ओवरऑल साइज डिक्रीज होता है। ये बातें हम पढ़ के आए थे अपनी 11th क्लास में। अब सीधी सी बात हो गई कि भाई जब ग्रुप में जाएंगे साइज बढ़ेगा, पीरियड में जाएंगे तो साइज डिक्रीज होगा। लेकिन बच्चों डी ब्लॉक एलिमेंट के लिए ये जो वेरिएशन होता है ग्रुप और पीरियड में, ये रेगुलर नहीं होता। रेगुलर का मतलब, रेगुलर नहीं होता इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि हम ये नहीं कह सकते कि भाई केवल डिक्रीज होगा या केवल इंक्रीज होगा। कभी वो इंक्रीज हो जाता है, कभी डिक्रीज हो जाता है। एक रेगुलर वेरिएशन नहीं है ग्रुप और पीरियड में एटॉमिक रेडियस का। मैं सबसे पहली बात यहां पे लिखता हूं, क्या? द वेरिएशन ऑफ एटॉमिक रेडियस is not regular for ट्रांजिशन एलिमेंट। ट्रांजिशन एलिमेंट के लिए जो एटॉमिक रेडियस का वेरिएशन है बच्चों, वो रेगुलर नहीं है। इसके पीछे कारण क्या है, रीजन क्या है? दिस इज बिकॉज
प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन अट्रैक्शन, मैं ऐसे लिख देता हूं, प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन अट्रैक्शन। और बच्चों प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन अट्रैक्शन को हम बोलते हैं इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। समझाऊंगा मैं अभी बड़े अच्छे से तुम्हें। प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन अट्रैक्शन एंड इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्सन। और ये जो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्सन है ना बच्चों, ये शिल्डिंग इफेक्ट की वजह से होता है। शिल्डिंग इफेक्ट, बोथ आर वेरी, दोनों वेरी करते हैं, इसीलिए एटॉमिक रेडियस का वेरिएशन रेगुलर नहीं है। अब ये दोनों वेरी कर रहे हैं, क्या है इसका मतलब? दोनों एटॉमिक रेडियस को किस तरह से चेंज करते हैं, ये सारी चीजें अब हम समझेंगे बड़े अच्छे से। देखो बच्चों ध्यान से देखना, देखो ये किसी भी एटम का न्यूक्लियस है, ठीक है बच्चों। न्यूक्लियस पे पॉजिटिव चार्ज होता है, और पॉजिटिव चार्ज क्यों होता है? क्योंकि न्यूक्लियस के पास क्या होता है? प्रोटॉन होता है, इसलिए उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है। वैसे न्यूक्लियस के पास प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों होते हैं, लेकिन न्यूट्रॉन तो न्यूट्रल होता है। जो ये पॉजिटिव चार्ज है ये किसके कारण है? प्रोटॉन के कारण। अच्छा, इसके चारों तरफ डिफरेंट सेल होते हैं। ये पहला सेल गोल गोल है, मैं अभी ऐसा ही बना रहा हूं केवल इसको। ये सेकंड सेल, ये थर्ड सेल, और ये फोर्थ सेल। ऐसे बहुत सारे सेल है हमारे पास न्यूक्लियस के चारों तरफ। अब पहला जो सेल है उसमें 1s होता है केवल, दूसरे सेल में 2s और 2p होता है, तीसरे सेल में 3s होता है, 3p होता है और 3d होता है। नेक्स्ट वाले में 4s है, 4p है, 4d है, 4f है, 4s है, 4p है, 4d है, 4f है, ठीक है। अब सुनो ध्यान से, अगर मैं बात करूं हमारे ट्रांजिशन एलिमेंट की पहली सीरीज की, पहली सीरीज बच्चों हमारे पास ये है, स्कैंडियम है, देन टाइटेनियम है, देन वेनेडियम, देन क्रोमियम, देन मैग्नीज, और ऐसे ऐसे आगे बढ़ते बढ़ते हम जिंक तक पहुंच जाएंगे। पहुंच जाएंगे कि नहीं पहुंच जाएंगे? अब सुनो, स्कैंडियम का नंबर 21 होता है, और 21 की कॉन्फ़िगरेशन हम पढ़ के आए थे 3d1 4s2, ठीक है। अगले वाले की क्या होती है? 3d2 4s2 होती है कि नहीं होती है, ठीक है। अब देखो यहां से ध्यान से समझना बच्चों, जो ये ट्रांजिशन एलिमेंट है इनकी जो ये पहली सीरीज है, जो 3d सीरीज है, अगर मैं इस 3d सीरीज की बात करता हूं तो 3d सीरीज में देखो 2 इलेक्ट्रॉन है s ऑर्बिटल में, 4s में कितने इलेक्ट्रॉन है? 2। और 4s में इलेक्ट्रॉन फिल करने के बाद इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं 3d के अंदर, ठीक है। फिर आगे आगे जैसे जैसे हम बढ़ रहे हैं ना, वैसे वैसे किसके अंदर इलेक्ट्रॉन जाएगा? 3d के अंदर। 3d2 3d3 ऐसे ऐसे आगे तक बढ़ते बढ़ते यहां पहुंचते पहुंचते 3d में कितने हो जाएंगे इलेक्ट्रॉन? 10 हो जाएंगे। मतलब कि जब हम एक ट्रांजिशन सीरीज में मूव करते हैं तो इलेक्ट्रॉन फिल किए जाते हैं इस 3d ऑर्बिटल के अंदर। और बच्चों तुम्हें एक बात नजर आ रही है, ये जो 3d ऑर्बिटल है ये इनर ऑर्बिटल है, इनर ऑर्बिटल, और ये जो है ये आउटर है, बाहर वाला ऑर्बिटल है। अब ध्यान से देखना, ये जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के जो ये प्रोटॉन है ये इलेक्ट्रॉनों के ऊपर अट्रैक्शन लगाते हैं, ठीक है। प्रोटॉन का इस आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन के ऊपर अट्रैक्शन है। केवल इस आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन पे नहीं, यहां जितने भी इलेक्ट्रॉन है, इस 1s में है, 2s में है, 2p में है, 3s में है, 3p में है, इन सब पे अट्रैक्शन है। अब बच्चों ये जो प्रोटॉन और इस इलेक्ट्रॉन का ये जो अट्रैक्शन है, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन का ये जो अट्रैक्शन है बच्चों, इसी को हम नाम देते हैं, इस अट्रैक्शन को हम क्या नाम देते हैं? इस अट्रैक्शन को हम बच्चों नाम देते हैं इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। ये जो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन का जो अट्रैक्शन है बच्चों, इस प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन अट्रैक्शन को ही हम नाम दे रहे हैं इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। सही बात है। अब देखो ध्यान से,
यहां जो बच्चों ये इलेक्ट्रॉन भरे जा रहे हैं अंदर वाले ऑर्बिटल में, जैसे मैं बता रहा था जब स्कैंडियम से जिंक की तरफ जाते हैं तो हम इनर ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन की एंट्री कराते हैं 3D के अंदर। तो बच्चों ये जो अंदर वाले इलेक्ट्रॉन है ये बाहर वाले इलेक्ट्रॉनों के साथ रिपल्सन भी शो करेंगे। क्या शो करेंगे? रिपल्सन। इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन सेम चार्ज, तो रिपल्सन तो होगा। ये प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन का क्या था? अट्रैक्शन। और ये इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन का क्या होगा? रिपल्सन। इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्सन होगा बच्चों। और ये जो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्सन है ना, इसके पीछे मेन जो फैक्टर होता है वो शिल्डिंग इफेक्ट होता है। अब ये शिल्डिंग इफेक्ट क्या होता है बच्चों, देखो मैं समझाता हूं बड़े अच्छे से तुम्हें। देखो न्यूक्लियस जो है, यहां जितने भी इलेक्ट्रॉन है सबके ऊपर अट्रैक्शन लगा रहा है। अब हमें एक बात का पता है कि न्यूक्लियस का सबसे ज्यादा अट्रैक्शन 1s के ऊपर होगा क्योंकि ये सबसे नजदीक है। उसके बाद 2s के ऊपर, उसके बाद 2p के ऊपर, उसके बाद 3s, उसके बाद 3p, देन 3d, उसके बाद ये आएंगे हमारे पास। जो इनर ऑर्बिटल है बच्चों उनके ऊपर न्यूक्लियस का अट्रैक्शन ज्यादा है, यानी कि न्यूक्लियस अंदर से जो ये अंदर वाले इलेक्ट्रॉन हैं इनको शिल्ड कर रहा है, इनको अपनी तरफ खींच रहा है। अब अंदर वाले इलेक्ट्रॉनों पे न्यूक्लियस का अट्रैक्शन ज्यादा है, ठीक है, तो बाहर वाले इलेक्ट्रॉन के ऊपर न्यूक्लियस का अट्रैक्शन कम हो जाएगा। और अगर बाहर वाले इलेक्ट्रॉन के ऊपर न्यूक्लियस का अट्रैक्शन कम हो जाएगा तो बच्चों साइज बढ़ जाएगा। और ये जो साइज बढ़ा है ये अंदर वाले इलेक्ट्रॉनों के कारण बढ़ा है, क्योंकि अंदर वाले इलेक्ट्रॉनों पे न्यूक्लियस का अट्रैक्शन ज्यादा लग गया, जिसकी वजह से बाहर वाले इलेक्ट्रॉन के ऊपर अट्रैक्शन जो बाहर वाला इलेक्ट्रॉन है वो कम अट्रैक्शन फील कर रहा है, तो ओवरऑल बच्चों साइज बढ़ जाएगा। देखो अभी तुमने अच्छे से एक बात समझनी है, अगर इस पॉजिटिव चार्ज का इस सबसे बाहर वाले इलेक्ट्रॉन पे अट्रैक्शन ज्यादा हुआ, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन का अट्रैक्शन अगर ज्यादा हुआ बच्चों, तो साइज जो होगा वो डिक्रीज होगा। साइज क्या हो जाएगा? डिक्रीज। अगर ये अट्रैक्शन कम हुआ, अगर इस प्रोटॉन का बाहर वाले इलेक्ट्रॉनों के ऊपर अट्रैक्शन कम हुआ, और ये अट्रैक्शन कम कब होगा? जब न्यूक्लियस का बहुत सारा अट्रैक्शन अंदर वाले इलेक्ट्रॉनों को शिल्ड करने में लग जाएगा। क्योंकि देखो अंदर ज्यादा इलेक्ट्रॉन है, और तुम्हें सीधा सीधा एक बात नजर आ रही है कि जब ट्रांजिशन सीरीज में मूव कर रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन अंदर वाले ऑर्बिट में एंट्री कर रहा है, जिसकी वजह से न्यूक्लियस का ज्यादा अट्रैक्शन तो इनर ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन पे लग रहा है, तो बाहर वाले इलेक्ट्रॉनों पे अट्रैक्शन कम लगेगा, जिसकी वजह से ये इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्सन बढ़ने लगेगा और साइज बढ़ जाएगा। बच्चों ये जो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्सन है या शिल्डिंग इफेक्ट है, ये साइज को क्या करता है? ये साइज को इंक्रीज करता है। सही बात है। और बच्चों एक और बात जो यहां पे सबसे बड़ी बात है, 1s 2s 2p 3s 3p 3d ये हमारे पास ऑर्बिटल है। मान लो हमारे पास एक s है, एक p है और एक d है और एक f है। सबसे ज्यादा शिल्डिंग मतलब न्यूक्लियस की तरफ सबसे ज्यादा जो शिल्ड होता है वो s ऑर्बिटल होता है। s ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन सबसे ज्यादा शिल्डिंग करते हैं क्योंकि s ऑर्बिटल न्यूक्लियस के सबसे नजदीक होता है। नजदीक होता है तो उस s ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन के ऊपर न्यूक्लियस का अट्रैक्शन ज्यादा लगेगा, और ज्यादा लगेगा तो बाहर वाले इलेक्ट्रॉनों पर अट्रैक्शन कम हो जाएगा। इसका मतलब बच्चों शिल्डिंग इफेक्ट का जो ऑर्डर होता है, शिल्डिंग इफेक्ट का जो ऑर्डर होता है वो हमारे पास क्या होगा? S का सबसे ज्यादा, फिर P का, फिर D का और फिर F का। हालांकि हम ये मानते हैं कि ये जो D और F ऑर्बिटल होते हैं इनका पुअर शिल्डिंग इफेक्ट होता है, बहुत ज्यादा शिल्डिंग इफेक्ट नहीं होता, पुअर शिल्डिंग इफेक्ट हम मानते हैं। ठीक है, यहां तक की बात समझ में आ रही है? अब बच्चों सुनो तुम ध्यान से। अब कहानी हमारे पास ये है कि हमारे पास एलिमेंट है 3D सीरीज के। 3D सीरीज के एलिमेंट कौन कौन है? स्कैंडियम है, देन टाइटेनियम है, देन वेनेडियम है, देन क्रोमियम है, देन मैग्नीज है, आयरन है, कोबाल्ट, निकल, कॉपर और जिंक। ये हमारे पास एलिमेंट है। ठीक है, अब हमें एक बात का पता है, इसके 3D में 1 इलेक्ट्रॉन है, 3D1 4s2। ठीक है बच्चों, और इसका नंबर है 21, 21 नंबर है। इसका नंबर कितना है? 22 है, और इसके 3D में 2 है और 4s में 2 इलेक्ट्रॉन है।
ठीक है बच्चों, अब सुनो, देखो ध्यान से। शुरुआत में जब हमारे पास यहां से हम शुरू करते हैं स्कैंडियम से, तो बच्चों प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन का अट्रैक्शन ज्यादा होता है, क्योंकि डी में अंदर वाले डी ऑर्बिटल में केवल एक इलेक्ट्रॉन है, और अगर एक इलेक्ट्रॉन है तो शुरुआत में, यानी कि स्टार्टिंग में जब हम इस सीरीज की शुरुआत करते हैं, तो ये जो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन का अट्रैक्शन है ये ज्यादा होता है, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्सन कम होता है। इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्सन कम क्यों होता है? क्योंकि डी में केवल एक इलेक्ट्रॉन है। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं, जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं, डी ऑर्बिटल के अंदर इलेक्ट्रॉन बढ़ते हैं, यहां इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे, और यहां अगर इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे तो बच्चों धीरे धीरे ये जो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्सन है ये बढ़ने लगेगा, बढ़ने लगेगा, बढ़ने लगेगा, और यहां पहुंचते पहुंचते प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन अट्रैक्शन और इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्सन दोनों बराबर हो जाएंगे। देखो शुरुआत में क्या था, शुरुआत में प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन अट्रैक्शन ज्यादा था, जैसे जैसे मैं आगे बढ़ा डी ऑर्बिटल के अंदर, अंदर वाले डी ऑर्बिटल के अंदर इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ी, और अगर अंदर वाले डी ऑर्बिटल के अंदर इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ेगी तो ये जो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्सन है ये बढ़ने लगेगा। अब इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्सन बढ़ने लगा, बढ़ने लगा, बढ़ने लगा, यहां पे जाके प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन अट्रैक्शन और इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्सन दोनों बराबर हो गए। तो बच्चों मैं यहां एक बात लिख रहा हूं, समझना जरा ध्यान से। शुरुआत में जब मैं स्कैंडियम से लेके मैग्नीज तक गया तो यहां तक प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन अट्रैक्शन जो था वो ज्यादा था इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्सन से, ठीक है। प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन अट्रैक्शन ज्यादा था इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्सन से, लेकिन यहां पे आयरन से लेके निकल तक बच्चों प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन अट्रैक्शन और इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्सन दोनों बराबर हो गई, ठीक है। और बिल्कुल एंड में कॉपर से लेके जिंक तक यहां पे बच्चों प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन अट्रैक्शन कम हो गया इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्सन से। मतलब लास्ट में जाके क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्सन जो है वो बहुत ज्यादा हो गया प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन अट्रैक्शन से। क्यों? क्योंकि लास्ट में जाके डी में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन पहुंच गए थे, 10 इलेक्ट्रॉन पहुंच गए थे, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्सन बहुत ज्यादा हो गया। अब बच्चों हम बड़े आराम से बता सकते हैं, देखो प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन अट्रैक्शन साइज को क्या करता है, छोटा करता है, डिक्रीज करता है। इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्सन साइज को क्या करता है, इंक्रीज करता है। शुरुआत में प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन अट्रैक्शन ज्यादा है इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्सन से, इसका मतलब स्कैंडियम से मैग्नीज तक साइज डिक्रीज होगा, सही बात है। अच्छा, उसके बाद दोनों बराबर हो गए। अब दोनों बराबर, इसका मतलब दोनों ने एक दूसरे का इफेक्ट कैंसिल आउट कर दिया। देखो बच्चों दोनों का इफेक्ट अपोजिट है, एक साइज को डिक्रीज कर रहा है तो दूसरा साइज को इंक्रीज कर रहा है। अगर दोनों फैक्टर बराबर हो गए हैं बच्चों, दोनों फैक्टर बराबर हो गए हैं तो मैं ये कहूंगा इनका साइज कांस्टेंट होगा, यहां पे जाके साइज कांस्टेंट होगा। और बिल्कुल एंड में क्या हुआ, एंड में जाके इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्सन ज्यादा था प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन अट्रैक्शन से, इसका मतलब वहां जाके साइज बढ़ जाएगा। तो शुरुआत में साइज डिक्रीज हुआ, यहां साइज कांस्टेंट हुआ, और लास्ट में जाके बच्चों साइज बढ़ गया है, साइज इंक्रीज हुआ है। तो अब मैं देखो सारी बातें यहां लिखता हूं, क्या, इन द स्टार्टिंग ऑफ सीरीज, इन द स्टार्टिंग ऑफ सीरीज from scandium to manganese, proton electron attraction, जिसको हम बोलते हैं इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, इज डोमिनेटिंग। डोमिनेटिंग का मतलब बच्चों ज्यादा, डोमिनेटिंग ओवर इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्सन। और इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्सन को बोलते हैं बच्चों शिल्डिंग इफेक्ट, ठीक है। शुरुआत में क्या था, जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज था, प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन अट्रैक्शन था, वो शिल्डिंग इफेक्ट से ज्यादा था। तो क्या हुआ बच्चों, सो देयर इज डिक्रीज इन एटॉमिक रेडियस,
डिक्रीज इन एटॉमिक रेडियस, शुरुआत में एटॉमिक रेडियस डिक्रीज हुई। ठीक है, अब सुनो आगे की कहानी। शुरुआत में डिक्रीज हुई, ये मिडल एरिया है, बीच का एरिया है, मैं कहूंगा इन द मिडल ऑफ सीरीज, मिडल ऑफ सीरीज फ्रॉम Fe to Ni, proton electron attraction and electron repulsion काउंटर बैलेंस ईच अदर, एक दूसरे को बैलेंस करें, काउंटर बैलेंस ईच अदर। अगर एक दूसरे के बराबर है दोनों तो बच्चों साइज में कोई चेंज नहीं आएगा, साइज कांस्टेंट होगा, और साइज कांस्टेंट होगा तो एटॉमिक रेडियस भी कांस्टेंट रहेगी। सो एटॉमिक रेडियस विल रिमेन कांस्टेंट, विल रिमेन कांस्टेंट, एटॉमिक रेडियस कांस्टेंट रहेगी। सही बात है यहां तक की? अब सुनो बच्चों आगे की कहानी। जो लास्ट पॉइंट है हमारा वो देखो वहां है, कॉपर से लेके जिंक तक है, वो देखो क्या है, इन द लास्ट ऑफ सीरीज, सीरीज के लास्ट में, या एंड भी कह सकते हैं, इन द एंड ऑफ सीरीज, इलेक्ट्रॉन रिपल्सन इज डोमिनेटिंग और प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन अट्रैक्शन, प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन अट्रैक्शन के ऊपर डोमिनेट करता है। तो बच्चों साइज पे क्या इफेक्ट पड़ेगा? साइज बढ़ जाएगा तो रेडियस भी बढ़ जाएगी, हेंस एटॉमिक रेडियस इंक्रीज, एटॉमिक रेडियस इंक्रीज हो जाएगी। बच्चों ध्यान रखना, कॉपर और जिंक में जिंक की एटॉमिक रेडियस ज्यादा होती है, जिंक का साइज ज्यादा होता है, और उसकी वजह है जिंक के अंदर इलेक्ट्रॉन रिपल्सन ज्यादा होगा। जैसे ही हम कॉपर से जिंक की तरफ मूव करेंगे इलेक्ट्रॉन रिपल्सन ज्यादा होगा, और उस रिपल्सन की वजह से उसका साइज भी ज्यादा होगा। तो बच्चों अभी जो ये बात की है हमने, ये पीरियड की बात की है। देखो हम बच्चों पीरियड में मूव कर रहे हैं, लेफ्ट टू राइट मूव कर रहे हैं हमारी प्रेडिक्ट टेबल में, और जब भी हम लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं तो हम एक पीरियड में मूव कर रहे हैं। और देखो पीरियड में जब मूव किया हमने तो एटॉमिक रेडियस का जो वेरिएशन था वो रेगुलर नहीं था। शुरुआत में साइज डिक्रीज हुआ, साइज डिक्रीज हुआ तो बच्चों रेडियस भी डिक्रीज हुई, उसके बाद रेडियस कांस्टेंट हुई है, और उसके बाद लास्ट में रेडियस इंक्रीज हुई है। समझ में आई है बात तुम्हारे? क्लियर है? तो पीरियड का क्लियर है तुम्हारा। अब हम बात करेंगे ग्रुप की, जब हम अप टू डाउन मूव करेंगे। चलो बच्चों अब ग्रुप की बात करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है बच्चों, हमें अच्छे से समझना है। वैसे 11th क्लास में भी मैंने तुम्हें बहुत अच्छे से समझाया था एटॉमिक रेडियस का कंसेप्ट। देखो बच्चों अब सुनना तुम ध्यान से एक बात। देखो अगर मैं बात करूं तो ये हमारी 3D सीरीज है, स्कैंडियम, देन टाइटेनियम, देन वेनेडियम, देन क्रोमियम, और आगे बढ़ते बढ़ते यहां पे जिंक पे पहुंच जाते हैं। ठीक है, इसके बाद बच्चों 4D सीरीज आती है। 4D सीरीज यहां से स्टार्ट होती है, यूट्रियम, जिरकोनियम, नियोबियम, देन मोलिब्डेनम, और आगे बढ़ते बढ़ते कैडमियम तक पहुंच जाती है। ठीक है, देन 5D सीरीज शुरू होती है, लैंथेनम, देन हाफनियम, और उसके बाद टेल्टेनम, उसके बाद टंगस्टन, और आगे बढ़ते बढ़ते मरकरी तक पहुंच जाती है। ठीक है बच्चों यहां तक की बात। अब सुनो जरा ध्यान से आगे की कहानी क्या है। अब हमें बच्चों नीचे की तरफ मूव करना है। देखो मैं एटॉमिक रेडियस का वेरिएशन पीरियड के अंदर तो पढ़ चुका, ये तो था पीरियड, पीरियड के अंदर तो मैं पढ़ चुका, वो अभी अभी मैंने पीरियड के अंदर ही पढ़ा है। अब हमें ग्रुप के अंदर पढ़ना है। अब मैं नीचे की तरफ मूव कर रहा हूं, नीचे की तरफ मूव करने का मतलब ग्रुप में मूव कर रहा हूं। ठीक है, अब बच्चों जब हम एक ग्रुप में मूव करते हैं, नीचे की तरफ जाते हैं,
तो पहले हमने पढ़ा हुआ है हमारी 11th क्लास में, देयर विल एडिशन ऑफ न्यू सेल, एक नया सेल ऐड होता है और जब भी नया सेल ऐड होता है तो देयर विल इंक्रीज इन साइज, ये हम नॉर्मली पढ़ते हैं। इसका मतलब जैसे ही मैं 3D सीरीज से 4D पे जाऊंगा तो साइज बढ़ेगा, साइज क्या होगा, इंक्रीज होगा, और जैसे ही मैं 4D से 5D पे जाऊंगा तो भी साइज बढ़ना चाहिए। लेकिन बच्चों यहां एक बहुत बड़ा एक्सेप्शनल कह सकते हैं या बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन बनता है, और वो देखो क्या है। देखो जब मैं स्कैंडियम से यट्रियम पे जाता हूं तो साइज बढ़ता है, यट्रियम का साइज बड़ा होता है। जब यट्रियम से लेंथेनम पे जाता हूं तो भी साइज बढ़ता है, ये कोई बड़ी बात नहीं है। नीचे की तरफ जाने पे एडिशन हो रहा है न्यू सेल का तो साइज बढ़ रहा है, नॉर्मली कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन बच्चों एक्सेप्शनल ये आता है कि लेंथेनम के बाद वाला जो एलिमेंट है इसका नंबर 57 होता है लेकिन इसका नंबर 72 होता है। ये बताया था मैंने लास्ट वाले लेक्चर में। यहां 14 इलेक्ट्रॉन जो है वो 4f ऑर्बिटल के अंदर एंट्री करते हैं। क्या वो जो 14 इलेक्ट्रॉनों ने 4f ऑर्बिटल के अंदर एंट्री ली है बच्चों, क्या वो एटॉमिक रेडियस के ऊपर किसी तरह का इफेक्ट डालेगा? देखो मेरे कहने का मतलब ये है बच्चों कि स्कैंडियम से बड़ा यट्रियम, यट्रियम से बड़ा लेंथेनम, क्या ऐसा ही वेरिएशन यहां पे, क्या जिरकोनियम से बड़ा हाफनियम है? ये हमें चेक करना पड़ेगा। क्या नयोबियम से बड़ा टल्टेनम है साइज में? क्या मोलिब्डेनम से बड़ा साइज में टंगस्टन है? ये हमें देखना पड़ेगा। तो बच्चों देखो ये वाले जो एलिमेंट है ना ये तो एक अलग कैटेगरी के हैं, लेकिन इसके बाद वाले जो है ना वो अलग कैटेगरी के अंदर आएंगे, क्योंकि यहां 14 इलेक्ट्रॉन 4f ऑर्बिटल के अंदर गए हैं, क्या वो किसी तरह का साइज पे इफेक्ट डालेंगे? हमें ये चेक करना पड़ेगा पहले। बच्चों सबसे पहले कहानी तो मैं इन दोनों की बता देता हूं, इन दोनों में कोई गड़बड़ नहीं है क्योंकि इन दोनों में कहीं भी 4f ऑर्बिटल की एंट्री नहीं है। 4f ऑर्बिटल यहां गड़बड़ करेगा। तो ऊपर वालों में तो मैं एक सीधी सी बात कह सकता हूं, क्या when we move from 3D series to 4D series, then atomic radius increase, atomic radius increase। और ये जो एटॉमिक रेडियस इंक्रीज हुई है इसकी वजह क्या है? दिस इज बिकॉज एडिशन ऑफ न्यू सेल, एडिशन ऑफ न्यू सेल। बच्चों तुम जानते हो न्यू सेल के बारे में क्या होता है? जैसे इसका नंबर 21 होता है, इसका 39 होता है, 18 ऐड किए ना तो एक नया सेल आ गया। जैसे ये पहला सेल होता है, ये दूसरा सेल होता है। बच्चों ऐसे अगर सेल की संख्या बढ़ेगी तो साइज भी बढ़ जाता है। अब सुनो आगे की कहानी क्या है। आगे की कहानी ये है कि यट्रियम से लेंथेनम पे जाने पे भी नए सेल का एडिशन होता है तो साइज बढ़ जाएगा। लेकिन क्या जिरकोनियम से हाफनियम पे जाने पे भी साइज बढ़ेगा? ये हमें देखना पड़ेगा। बच्चों अब मैं देखो यहीं पे तुम्हें समझा रहा हूं। इस वाले में मैं एक और सेल बना रहा हूं, यहां पे ये लो एक और बना दिया मैंने, ठीक है। और ये अगले वाला है 5s, देन 5p, देन 5d, देन 5f, ठीक है। अच्छा इसके बाद एक और सेल बना रहा हूं मैं, देन 6s, देन 6p, 6d, 6f। अब देखो बच्चों ध्यान से, अगर मैं हाफनियम की कॉन्फ़िगरेशन की बात करूं, हाफनियम की अगर मैं कॉन्फ़िगरेशन लिखता हूं बच्चों तो कुछ ऐसे हैं, ज़ीनन 4f14, ठीक है, 5d2 और 6s2। ध्यान से देखो 6s में 2 इलेक्ट्रॉन हैं, उसके बाद 2 इलेक्ट्रॉन 5d में हैं और 14 इलेक्ट्रॉनों की फीलिंग हुई है। 14 इलेक्ट्रॉनों की फीलिंग हुई है किसके अंदर? 14 इलेक्ट्रॉनों की फीलिंग हुई है 4f के अंदर। बच्चों जब मैं जिरकोनियम से हाफनियम पे जाता हूं, ध्यान से समझना, बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चों। जिरकोनियम का नंबर होता है 40, इसका नंबर 72। जब मैं जिरकोनियम से हाफनियम पे गया तो
32 का एडिशन हो रहा है, 32 का एडिशन हो रहा है। और बच्चों हम ये बात बड़े अच्छे से जानते हैं, जैसे किसी एलिमेंट का नंबर 11 है, सोडियम होता है, किसी का 12 है, ये कौन है, मैग्नीशियम। तो हम बड़े अच्छे से कह सकते हैं इसके पास प्रोटॉनों की संख्या 11, इलेक्ट्रॉनों की संख्या 11, इसके पास प्रोटॉनों की संख्या 12, इलेक्ट्रॉनों की संख्या 12, बोलते हैं ना। देखो बच्चों यहां पे एक जो काम की बात आती है वो पता क्या आती है, जैसे जैसे प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ती है, जैसे देखो इधर मैं जब जा रहा हूं तो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ रही है, यहां प्रोटॉन 11 इलेक्ट्रॉन 11, प्रोटॉन 12 इलेक्ट्रॉन 12। जब प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ती है तो बच्चों इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है, और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ने से साइज डिक्रीज होता है, ये एक बात है। जब हम नीचे ग्रुप में जाते हैं ना बच्चों, तो हम ये कहते हैं कि साइज बढ़ता है, और साइज बढ़ने की वजह हम बताते हैं एडिशन ऑफ न्यू सेल। लेकिन बच्चों वहां एक और फैक्टर काम करता है, और वो फैक्टर होता है सिल्डिंग इफेक्ट। सिल्डिंग इफेक्ट भी साइज को बढ़ाता है। सिल्डिंग इफेक्ट कैसे बढ़ाता है साइज को, कि जैसे जैसे हम नीचे की तरफ जाते हैं इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ती है। देखो जैसे यहां जिरकोनियम से हाफनियम पे गए तो 32 प्रोटॉन और 32 इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो गए हाफनियम के पास। हाफनियम का नंबर 72, इसका मतलब हाफनियम के पास जिरकोनियम से 32 प्रोटॉन और 32 इलेक्ट्रॉन ज्यादा है। अब वो जो 32 प्रोटॉन है वो तो सारे के सारे कहां जाके चले गए, वो तो सारे चले गए न्यूक्लियस के अंदर। बच गए 32 इलेक्ट्रॉन, वो कहां कहां गए हैं, उनमें से 14 इलेक्ट्रॉन तो गए हैं 4f के अंदर। कहां गए हैं, 4f के अंदर। और ये बड़ी बात है कि हमें एक बात का पता है कि जो 4f ऑर्बिटल होता है या f ऑर्बिटल होता है उसका सिल्डिंग इफेक्ट पुअर होता है। सिल्डिंग इफेक्ट पुअर का मतलब क्या है बच्चों, न्यूक्लियस जो है 4f के इलेक्ट्रॉनों के ऊपर बहुत कम अट्रैक्शन लगाएगा, कि 4f के ऑर्बिटल न्यूक्लियस की तरफ कम सिल्ड होते हैं, न्यूक्लियस का अट्रैक्शन f ऑर्बिटल के ऊपर कम होता है। इसका मतलब न्यूक्लियस का अट्रैक्शन बाहर वाले इलेक्ट्रॉनों के ऊपर ज्यादा होगा, क्योंकि जो अंदर वाले इलेक्ट्रॉन है वो किस में गए हैं, 4f के अंदर। 4f का सिल्डिंग इफेक्ट पुअर है, इसका मतलब न्यूक्लियस बाहर वाले इलेक्ट्रॉनों के ऊपर ज्यादा अट्रैक्शन फील करेगा। और बच्चों अगर बाहर वाले इलेक्ट्रॉनों के ऊपर अट्रैक्शन ज्यादा फील करेगा तो साइज क्या होगा, डिक्रीज होगा। अब काम की बात आती है, जिरकोनियम से जब मैं हाफनियम पे गया तो देयर विल एडिशन ऑफ न्यू सेल। लेकिन समस्या क्या आई बच्चों, जिरकोनियम से हाफनियम पे जाने पे हाफनियम में क्या था, 14 इलेक्ट्रॉन पहले 4f के अंदर भरे गए, जिसकी वजह से न्यूक्लियस ने आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन के ऊपर ज्यादा अट्रैक्शन फील किया, और वो अट्रैक्शन बहुत ज्यादा होता है बच्चों। 32 एक्स्ट्रा प्रोटॉन आए हैं जिनका अट्रैक्शन ज्यादा लग रहा है किसके ऊपर, बाहर वाले इलेक्ट्रॉनों के ऊपर, जिसकी वजह से साइज डिक्रीज हो जाएगा। और बच्चों ये 32 प्रोटॉन इस हाफनियम का साइज इतना छोटा कर देते हैं कि यहां से यहां जो नए सेल का एडिशन हुआ था ना वो साइज को इतना बढ़ा ही नहीं पाता है। और जिरकोनियम और हाफनियम का साइज लगभग बराबर होता है, सेम एज इट इज नायोबियम और टेल्टेनम का साइज बराबर होता है, मोलिब्डेनम और टंगस्टन का साइज लगभग बराबर होता है। मैं लगभग बराबर कहूंगा, यहां बिल्कुल एग्जैक्ट बराबर नहीं कहूंगा, ठीक है यहां तक। तो बच्चों हमारे सामने जो सबसे बड़ा कंक्लूजन यहां सामने आया वो क्या आया, कि 4D से 5D पे जब हम मूव करते हैं 4D सीरीज से 5D पे, तो साइज विल रिमेन सेम, साइज लगभग बराबर रहता है। 4D सीरीज और 5D सीरीज के एलिमेंट जो है उनका साइज लगभग बराबर है, और उसकी वजह है 4f ऑर्बिटल का पुअर सिल्डिंग इफेक्ट। 4f ऑर्बिटल के पुअर सिल्डिंग इफेक्ट की वजह से आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन फील कर रहे हैं, तो जो साइज इंक्रीज होना था वो नहीं हो पाएगा, तो साइज विल रिमेन कांस्टेंट। क्लियर है बात। लेकिन यहां ये बात ध्यान रखना, लेंथेनम जो है वो इनसे अलग है, क्योंकि लेंथेनम के बाद 4f ऑर्बिटल के अंदर इलेक्ट्रॉन भरे जा रहे हैं। लेंथेनम का साइज बड़ा होता है यट्रियम से, लेकिन इसके बाद ये बराबर हो जाते हैं। क्लियर है यहां तक की बात। तो मैं यहां लिख देता हूं बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट है, बड़े काम का है ये, जो अगला मैं नोट डाल के लिख देता हूं बच्चों। क्या, साइज ऑफ 4D series and
5d सीरीज एलिमेंट will be similar due to poor shielding effect of 4f orbital। सही है ना? तो ध्यान रखना तुम यहां पे एक बात कही, और एग्जाम में जो सबसे ज्यादा पूछा जाता है वो ये पूछा जाता है जिरकोनियम और हाफनियम का साइज बराबर है क्यों? तो हम कहेंगे 4f ऑर्बिटल की पुअर शिल्डिंग इफेक्ट की वजह से। वो ये भी पूछ सकता है नियोबियम का साइज टेल्टेनम के बराबर है क्यों? वो ये भी पूछ सकता है मोलिब्डेनम और टंगस्टन का साइज लगभग बराबर है, ऐसा क्यों? लेकिन सबसे ज्यादा ये पूछे जाना वाला क्वेश्चन है। ठीक है बच्चों, तो यहां 4f ऑर्बिटल की पुअर शिल्डिंग इफेक्ट की वजह से यहां हुआ। लेकिन ये ध्यान रखना स्कैंडियम से बड़ा यट्रियम से बड़ा लेंथेनम ये होता है, और इसका तो हम एक सीधा सीधा जवाब देंगे कि जैसे जैसे मैं स्कैंडियम से यट्रियम पे गया, यट्रियम से लेंथेनम पे गया, देयर विल एडिशन ऑफ न्यू सेल, तो साइज को बढ़ा दिया। लेकिन यहां पे ऐसा क्यों नहीं हुआ? क्योंकि यहां पे 4f ऑर्बिटल के अंदर इलेक्ट्रॉन ने एंट्री ली थी, जिसकी वजह से शिल्डिंग इफेक्ट पुअर हो गया, तो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन ने ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन फील किया। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया? ये पहली प्रॉपर्टी थी हमारे पास एटॉमिक रेडियस, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत काम की, अच्छे से समझना है। अगर कोई इसमें डाउट आता है ना बच्चों, तो मेरे से पूछना है तुमने। ठीक है, साफ कर देता हूं मैं इसको। और नोट्स बड़े अच्छे से बनाने हैं आपने नोटबुक के अंदर, पूरी यूनिट थ्योरेटिकल है, समझते चलना है, हर चीज को नोट करते चलना है। जो भी मैं तुम्हें ट्रिक बताता हूं वो सारी चीजें नोट करनी है। देखो बच्चों, नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है, नंबर 2 जो प्रॉपर्टी है वो है हार्डनेस। तुमने देखा भी होगा ट्रांजिशन एलिमेंट के अंदर जितने भी एलिमेंट आ रहे हैं, जैसे अगर मैं बात करूं आयरन की, निकल, कोबाल्ट, कॉपर, अगर मैं इनकी बात करता हूं तो ये सारे के सारे हार्ड हैं। अब इनके हार्ड होने की वजह क्या है? तो बच्चों आयरन हार्ड है या कॉपर हार्ड है, तो उनको हार्ड बनाने वाला होता है मेटेलिक बॉन्ड। अब ये मेटेलिक बॉन्ड क्या होता है? देखो बच्चों, हम एक बात जानते हैं कि कोई भी मेटल हो, ठीक है, मान लिया वो कॉपर ही है, या मैं एक जनरल मेटल मान रहा हूं एम, उस मेटल की टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन को लूज करने की। अब मान लिया जो एम मेटल था उसने एन इलेक्ट्रॉन को लूज किया। अगर एन इलेक्ट्रॉनों को लूज किया तो उसके ऊपर चार्ज आ गया एम एन पॉजिटिव। देखो बच्चों, ये एक मेटल की प्लेट है जहां मेटल के बहुत सारे एटम हैं, और वो एटम एन इलेक्ट्रॉनों को लूज करके इस फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहे हैं, एम एन पॉजिटिव इस फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहे हैं। ठीक है, जो इलेक्ट्रॉन लूज किए बच्चों वो यहां पे हैं, वो इलेक्ट्रॉन यहां पे हैं। ठीक है, वो इलेक्ट्रॉन यहां पे हैं। अब ध्यान से देखो जरा, ये मेटल जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, इलेक्ट्रॉन के ऊपर कौन सा चार्ज है? नेगेटिव। तो इनका क्या होगा? अट्रैक्शन होगा आपस में। ये जो मेटल का जो आयन है और इलेक्ट्रॉन जो है, इनके बीच बच्चों ये जो अट्रैक्शन होता है इसी को बोलते हैं मेटेलिक बॉन्ड। और मेटेलिक बॉन्ड की ताकत इस बात पे डिपेंड करती है कि कोई भी मेटल कितने इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। जितने ज्यादा वो मेटल इलेक्ट्रॉन लूज करेगा बच्चों, उतना स्ट्रॉन्ग मेटेलिक बॉन्ड बनेगा उनके बीच में। जितना स्ट्रॉन्ग मेटेलिक बॉन्ड बनेगा उतना ज्यादा वो हार्ड होगा। अब कोई भी मेटल कितने इलेक्ट्रॉन लूज करेगा ये किस बात पे डिपेंड करता है? तो बच्चों ये डिपेंड करता है उसके पास अनपेड इलेक्ट्रॉन कितने हैं। अनपेड तुम जानते हो, सिंगल इलेक्ट्रॉन जो होता है उसको अनपेड इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। जैसे हमारे पास मान लो ये 3 ऑर्बिटल है, अब 2 इलेक्ट्रॉन यहां पे थे, 2 यहां पे थे और 1 यहां पे थे।
बच्चों ये जो दो इलेक्ट्रॉन किसी भी ऑर्बिटल में इकट्ठे रखे होते हैं इनको बोलते हैं पेयर्ड इलेक्ट्रॉन। क्या बोलते हैं? पेयर्ड इलेक्ट्रॉन। और ये जो अकेला है इसको बोलते हैं अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। बच्चों जो मेटल होता है वो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन को लूज करता है, ना कि पेयर्ड इलेक्ट्रॉन को लूज करता है। अब यहां पे मुझे एक बात देखनी है कि किस मेटल के पास ज्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। जिसके पास ज्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग मेटेलिक बॉन्ड बनाएगा। जितना स्ट्रॉन्ग मेटेलिक बॉन्ड बनेगा बच्चों वो उतना ही ज्यादा हार्ड होगा। तो मैं यहां सबसे पहली बात जो लिख रहा हूं ना बच्चों, वो देखो क्या लिख रहा हूं। जो ट्रांजिशन एलिमेंट होते हैं हमने देखे हैं वो मेनली हार्ड होते हैं। ट्रांजिशन एलिमेंट आर मेनली हार्ड। हार्ड होने की वजह क्या है? दिस इज ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग मेटेलिक बॉन्ड। स्ट्रॉन्ग मेटेलिक बॉन्ड। अब बात आती है मेटेलिक बॉन्ड की ताकत किस बात पे डिपेंड करती है? तो मैं यहां लिख देता हूं, अगली जो कहानी हमारे पास वो क्या है? The strength of metallic bond, the strength of metallic bond depend upon number of unpaired electron. Number of unpaired electron. जिसके पास ज्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे बच्चों उसका मेटेलिक बॉन्ड ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनेगा। अब सुनो जरा ध्यान से, ये है हमारा स्कैंडियम, ये टाइटेनियम, देन वेनेडियम, देन क्रोमियम, देन मैग्नीज, आयरन है, और ये कोबाल्ट है, देन निकल, और ये कॉपर, और ये जिंक। ठीक है, अब मैं सभी की कॉन्फ़िगरेशन लिखता हूं। इसके 3D में 1 है और 4s में 2 है। इसके 3D में 2 है, 4s में 2 है। इसके 3D में 3 है, 4s में 2 है। इसके 3D में 5 है, 4s में 1 है। कल हमने कॉन्फ़िगरेशन लिखी थी, इसकी एक्सेप्शनल थी। अच्छा, इसके 3D में 5 है, 4s में 2 है। इसके 3D में 6 है, 4s में 2 है। इसके 3D में 7 है, 4s में 2 है। इसके 3D में 8 है और 4s में 2 है। इसके 3D में 10 है, 4s में 1 है। इसकी भी एक्सेप्शनल थी। और लास्ट वाले के 3D में 10 है और 4s में 2 है। ठीक है यहां तक की बात। अब सुनो जरा बच्चों ध्यान से। अब देखो d ऑर्बिटल, तो d की अगर मैं सब सेल की बात करूं तो 5 ऑर्बिटल होते हैं ऐसे, और ये हमारा 4s के अंदर 1 होता है। अब देखो d में 1 कह रहा है तो d का 1 मैं ऐसे लिखूंगा, 4s में 2 कह रहा है तो 4s के 2 मैं ऐसे लिखूंगा। सही बात है। तो बताना जरा स्कैंडियम के पास कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है? तो मैं कहूंगा भाई बच्चों 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है स्कैंडियम के पास, केवल ये वाला। ये दोनों तो पेयरिंग में है। टाइटेनियम पे गया तो d में कितने हो गए? 2। अगला दूसरा वाला इलेक्ट्रॉन मैं यहां पे लिखूंगा। ठीक है, देखो इलेक्ट्रॉनों की फिलिंग कैसे करते हैं। जितने भी ऑर्बिटल है सबसे पहले वो सिंगली ऑक्यूपाई होते हैं, उनमें एक एक इलेक्ट्रॉन भरते हैं, उसके बाद पेयरिंग करते हैं। तो दूसरा इलेक्ट्रॉन मैं यहां पे लिखूंगा। इसका मतलब टाइटेनियम के पास 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। वेनेडियम 3d3 तो तीसरा यहां पे आ गया, तो इसके पास 3 इलेक्ट्रॉन है। क्रोमियम 3d5 ऐसे आएगा, और 4s1 4s1 ऐसे आएगा। तो बताना जरा बच्चों कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है? 6 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। अगर मैं बात करूं मैग्नीज की 3d5 4s2, d में 5 तो हो गए और ये 4s2, अब ये पेयरिंग में हो गया, ये 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। सही बात है। अच्छा, इसके बाद मैं बात करता हूं आयरन की। आयरन के 3d में 6 है तो 6 वाला इलेक्ट्रॉन यहां पे आएगा। अब देखो बताना जरा कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रह गए? 4 रह गए। अच्छा, 3d7 4s2, 3d7 तो 7 वाला यहां पे चला गया। अब कितने रह गए अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन? 3 रह गए। अच्छा, 3d8 का मतलब अगला इलेक्ट्रॉन यहां पे आ गया, तो कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रह गए? 2 रह गए। 3d10 4s1, 3d10 ये d में कर दिए बच्चों 10 और 4s1, कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है बच्चों यहां पे? 1 है।
अच्छा, जिंक के अंदर अगर मैं बात करूं तो 3d10 4s2 0 अनपेड इलेक्ट्रॉन है। सही बात है यहां तक? अब देखो, अब मुझे जो मेन बात करनी है ना, वो दो एलिमेंट की करनी है। एक तो वो जिसके पास सबसे ज्यादा अनपेड इलेक्ट्रॉन है। सबसे ज्यादा अनपेड इलेक्ट्रॉन किसके पास है? क्रोमियम के पास। ठीक है। एक वो जिसके पास सबसे कम अनपेड इलेक्ट्रॉन है, जिंक के पास 0 अनपेड इलेक्ट्रॉन। अब मुझे यह ध्यान रखना है क्रोमियम के नीचे और कौन कौन से एलिमेंट आते हैं, क्योंकि बच्चों तुम जानते हो ना, ग्रुप के जो एलिमेंट होते हैं उनकी प्रॉपर्टीज लगभग सेम होती है, जो सेम ग्रुप के अंदर आते हैं। क्यों? क्योंकि ग्रुप के जो एलिमेंट है उनके पास नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन सेम होते हैं, इसलिए उनकी प्रॉपर्टीज भी सेम होती है। जैसे तुम बच्चों पढ़ के आए हो एस ब्लॉक एलिमेंट, हमारी पीरियोडिक टेबल का पहला ग्रुप, पहले ग्रुप में जितने भी एलिमेंट है ना उनकी वैलेंसी 1 होती है, +1। जैसे लिथियम की +1, सोडियम की +1, पोटेशियम की +1। क्यों? क्योंकि उसके पास अनपेड इलेक्ट्रॉन या वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम होते हैं। सही बात है? समझ में आ रही है बात? अब सुनो ध्यान से। अगर मैं यहां बात करूं, क्रोमियम के नीचे बच्चों आता है मोलिब्डेनम और टंगस्टन, ये बात तुम्हें ध्यान रखनी है। ठीक है। अच्छा, जिंक के नीचे आता है एक कैडमियम आता है, एक मरकरी आता है, ये बात भी तुम्हें ध्यान रखनी है। अब सुनो ध्यान से, इसके पास मैक्सिमम नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन है, इसके पास भी, यानी कि Cr, MO और W ऐसे एलिमेंट है जिनके पास मैक्सिमम नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन है। और मैक्सिमम नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन अगर है बच्चों, तो इनके मेटेलिक बॉन्ड ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनेंगे, और ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनेंगे तो बच्चों ये ज्यादा हार्ड होंगे, और ज्यादा हार्ड होने की वजह ही है, स्ट्रॉन्ग मेटेलिक बॉन्ड की वजह ही है कि टंगस्टन का मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज्यादा होता है। टंगस्टन को यूज करते हैं बल्ब के फिलामेंट में। बल्ब का जो फिलामेंट होता है, बल्ब जो ग्लो करता है बच्चों, टंगस्टन है उसके अंदर। और टंगस्टन को इसलिए लिया जाता है क्योंकि टंगस्टन का मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज्यादा होता है। और मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा क्यों है ये तुम्हें आज नजर आ रहा है, हालांकि इससे पहले 10th क्लास में पढ़ते थे टंगस्टन का मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा है। क्यों है? क्योंकि उसके पास अनपेड इलेक्ट्रॉन ज्यादा है। सही बात है? अच्छा सुनो, तुमने ये भी सुना है कि एक ऐसा मेटल है, एक ही है ऐसा मेटल हमारी पूरी पीरियोडिक टेबल में जो लिक्विड होता है रूम टेम्परेचर पे, वो कौन होता है बच्चों? मरकरी। ठीक है। अब सुनो, देखो मरकरी क्यों होता है। Zn, Cd और Hg की अगर मैं बात करता हूं तो इनके पास 0 अनपेड इलेक्ट्रॉन होते हैं। 0 अनपेड इलेक्ट्रॉन का मतलब बच्चों इनके मेटेलिक बॉन्ड की ताकत बिल्कुल कमजोर होती है, बहुत वीक मेटेलिक बॉन्ड होते हैं इनके अंदर, और बहुत वीक मेटेलिक बॉन्ड होते हैं, इसीलिए जिंक बहुत ज्यादा हार्ड नहीं होता, सॉफ्ट होता है, कैडमियम भी सॉफ्ट होता है, और मरकरी तो लिक्विड ही होता है। वजह क्या है? 0 अनपेड इलेक्ट्रॉन। 0 अनपेड इलेक्ट्रॉन होने की वजह से ये मेटेलिक बॉन्ड जो बनेंगे यहां पे बड़े कमजोर बनेंगे, बहुत वीक होंगे मेटेलिक बॉन्ड, इसीलिए बच्चों ये लिक्विड होता है रूम टेम्परेचर के ऊपर। और ये Cr, MO और टंगस्टन बहुत ज्यादा हार्ड होते हैं। अगर मैं मेनली मानूं हमारे ट्रांजिशन एलिमेंट सभी के पास देखो लगभग अनपेड इलेक्ट्रॉन है, और अगर अनपेड इलेक्ट्रॉन है तो ट्रांजिशन एलिमेंट हार्ड होंगे। हार्ड होने की वजह क्या है? मेटेलिक बॉन्ड। मेटेलिक बॉन्ड क्यों बने? क्योंकि इनके पास अनपेड इलेक्ट्रॉन है। सही है। अब मैं एक लाइन लिख रहा हूं, देखो यहां पे क्या लिख रहा हूं, Cr, MO एंड W आर वेरी हार्ड ड्यू टू स्ट्रॉन्ग मेटेलिक बॉन्ड। और स्ट्रॉन्ग मेटेलिक बॉन्ड बना लार्ज नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन के कारण। ठीक है। अच्छा, अगर मैं बात करूं Zn, Cd आर सॉफ्ट, दोनों सॉफ्ट होते हैं, दिस इज बिकॉज they do not contain unpaired electron, they do not contain unpaired electron, उनके पास अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं है। सो their metallic bond is weak। सही बात है ना बच्चों? और यहीं पे मैं मरकरी के बारे में भी लिख रहा हूं, नोट डाल के बच्चों ये बात भी लिखना,
मरकरी जो होता है, Hg जो होता है, इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर this is because it do not contain unpaired electron, do not contain अनपेड इलेक्ट्रॉन। ये अनपेड इलेक्ट्रॉन कंटेन नहीं करता, इसीलिए इसके जो मेटेलिक बॉन्ड है वो वीक बनते हैं। ठीक है, सही बात है, समझ में आ गई। अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं है, इसीलिए इसके मेटेलिक बॉन्ड वीक बन रहे हैं, जो इसको कैसा बना देते हैं, लिक्विड बनाते हैं। अगर मेटेलिक बॉन्ड वीक होंगे तो जो एटम है वो दूर दूर होंगे बच्चों, इसीलिए वो क्या है, लिक्विड है। क्लियर है, यहां तक की बात समझ में आ गई बच्चों। ये दूसरी प्रॉपर्टी थी। अब आते हैं हम नंबर 3 प्रॉपर्टी के ऊपर। बच्चों नंबर 3 प्रॉपर्टी है एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन। एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन, अब समझना है तुम्हें अच्छे से, एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन होती क्या है। देखो बच्चों, हमारे पास ये जो ट्रांजिशन एलिमेंट है हम जानते हैं ये सॉलिड होता है, ठीक है, और ये ट्रांजिशन एलिमेंट की लेटिस है जिसमें एटम एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। ठीक है, मैंने ट्रांजिशन एलिमेंट को गर्म किया, मैंने इसको हीट दी और हीट देके इसको वेपर में कन्वर्ट कर दिया। वेपर में कन्वर्ट करने का मतलब अब जो एटम है वो दूर दूर हो गए। क्या हो गए बच्चों, दूर दूर हो गए, दूर दूर हो गए। यानी कि मैंने जब गर्म किया तो इनके बीच में जो बॉन्ड बना हुआ है, कौन सा बॉन्ड, मेटेलिक बॉन्ड, वो वीक हुआ और ये धीरे धीरे दूर होने लगे, दूर होने लगे। बच्चों ये जो मैंने हीट दी है इस लेटिस से वेपर बनाने के लिए, मतलब इनको अलग करने के लिए, इनको दूर दूर भेजने के लिए, उस हीट को बोलते हैं हम एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन। सही बात है। अब बात हमारे सामने, क्वेश्चन हमारे सामने ये है, कौन से एलिमेंट की एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन ज्यादा होगी। तो मैं ये कहूंगा जिनके बीच में मेटेलिक बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होगा उसकी एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन ज्यादा होगी। इसका मतलब ये हुआ बच्चों, क्रोमियम, मोलिब्डेनम और टंगस्टन की एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन ज्यादा होगी, जिंक, कैडमियम और मरकरी की एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन कम होगी। सही बात है ना। और अगर मैं ट्रांजिशन एलिमेंट के बारे में जनरली पढ़ूं तो ट्रांजिशन एलिमेंट के पास, सभी के पास, यहां तक कॉपर के तक अनपेड इलेक्ट्रॉन है, और अगर अनपेड इलेक्ट्रॉन है तो वो मेटेलिक बॉन्ड बनाएंगे। मेटेलिक बॉन्ड अगर बनाएंगे तो बच्चों उनकी एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन नॉर्मली हाई होती है। हाई होने की वजह है मेटेलिक बॉन्ड, और मेटेलिक बॉन्ड बनने की वजह है अनपेड इलेक्ट्रॉन। केवल एक्सेप्शनल जिंक, कैडमियम और मरकरी का आता है, इनकी एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन कम होती है, और कम होने की वजह है जीरो अनपेड इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो मैं यहां लिखता हूं, देखो क्या लिख रहा हूं, द एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन फॉर ट्रांजिशन एलिमेंट is high due to strong metallic bond। ये हुआ है स्ट्रॉन्ग मेटेलिक बॉन्ड के कारण। ठीक है, और स्ट्रॉन्ग मेटेलिक बॉन्ड किसके कारण बने, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के कारण बने। ठीक है, हो गया यहां तक की बात। चलो अब यहां लिखते हैं, हमारे काम की जो बात है वो क्या है, सीआर, एमओ एंड टंगस्टन। सीआर, एमओ और टंगस्टन की एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन सबसे ज्यादा होगी। सबसे ज्यादा होने की वजह लार्ज नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन या स्ट्रॉन्ग मेटेलिक बॉन्ड। तो मैं लिख देता हूं, सीआर, एमओ एंड टंगस्टन हैव वेरी हाई वैल्यू ऑफ एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन ड्यू टू स्ट्रॉन्ग मेटेलिक बॉन्ड। और स्ट्रॉन्ग मेटेलिक बॉन्ड बनने की वजह है लार्ज नंबर
ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन। ठीक है। अच्छा, एक और बात करता हूं मैं बच्चों यहां पे, Zn, Cd और Hg, इन तीनों की अगर मैं बात करूं तो इनकी एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन लो है, हैव वेरी लो एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन। और लो वैल्यू ऑफ एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन की वजह है क्या है? दिस इज ड्यू टू वीक मेटेलिक बॉन्ड। और मेटेलिक बॉन्ड वीक क्यों बने बच्चों? ब्रैकेट में लिख देंगे नो अनपेड इलेक्ट्रॉन या जीरो अनपेड इलेक्ट्रॉन। ठीक है, यहां तक की बात क्लियर है, समझ में आ गई है? तो बच्चों ये थर्ड प्रॉपर्टी थी हमारे पास। क्या है थर्ड प्रॉपर्टी? थर्ड प्रॉपर्टी है हमारे पास बच्चों एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन। अब आते हैं हम फोर्थ प्रॉपर्टी के ऊपर। बच्चों जितनी भी प्रॉपर्टी हम पढ़ रहे हैं सारी अपने आप में इंपॉर्टेंट है, यहीं से क्वेश्चन बनते हैं डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट के, जो हम प्रॉपर्टी स्टडी कर रहे हैं। नंबर 4 प्रॉपर्टी मेल्टिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट, ठीक है। अब देखो जरा ध्यान से समझना, मेल्टिंग पॉइंट जो है बच्चों वो किस पे डिपेंड करता है? यहां अपने पास एक लेटिस है, ठीक है। लेटिस का मतलब कोई भी एक सॉलिड है, मान लिया कॉपर है या आयरन है, कोई भी है। अब उस लेटिस में एटम जो है एक दूसरे के साथ अट्रैक्टेड है, एक दूसरे के साथ बॉन्ड बनाया हुआ है। कौन सा बॉन्ड? मेटेलिक बॉन्ड। अब अगर मुझे इसका मेल्टिंग पॉइंट देखना है बच्चों, तो ये जो सॉलिड है इससे लिक्विड बनाना पड़ेगा। लिक्विड बनाने का मतलब ये जो एटम है दूर दूर हो जाएंगे, और दूर दूर हो जाएंगे तो वो लिक्विड बनेगा। जिस टेम्परेचर पे वो लिक्विड बनेगा, मैंने हीट किया, हीट करने का मतलब टेम्परेचर बढ़ाया, जिस टेम्परेचर पे वो लिक्विड बन गया बच्चों वो टेम्परेचर उसका मेल्टिंग पॉइंट है, हम जानते हैं। अब सुनो ध्यान से, यहां से बच्चों जब मैं यहां से यहां गया तो इनके बीच में जो मेटेलिक बॉन्ड थे वो ब्रेक हुए, धीरे धीरे वो अलग होने लगे, दूर होने लगे। इसका मतलब ये जो मेल्टिंग पॉइंट है ये डिपेंड करेगा, वही सेम कहानी, किसके ऊपर? मेटेलिक बॉन्ड की ताकत के ऊपर। जितने स्ट्रॉन्ग मेटेलिक बॉन्ड बनेंगे उतना ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट होगा। होगा कि नहीं होगा? तो मैं यहां सेम कहानी लिख रहा हूं, देखो बच्चों, क्या कि ट्रांजिशन एलिमेंट का मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होता है। ट्रांजिशन एलिमेंट हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट। और ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट होने की वजह क्या है? ड्यू टू स्ट्रॉन्ग मेटेलिक बॉन्ड। स्ट्रॉन्ग मेटेलिक बॉन्ड होते हैं, और स्ट्रॉन्ग मेटेलिक बॉन्ड की वजह अनपेड इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। अच्छा, अब सुनो, सबसे स्ट्रॉन्ग मेटेलिक बॉन्ड तो क्रोमियम, मोलिब्डेनम और टंगस्टन के होते हैं। Cr, MO एंड W हैव वेरी हाई melting point. This is because they contain large number of unpaid electron. Large number of unpaid electron. Hence, metallic bond आर स्ट्रॉन्ग। इनके जो मेटेलिक बॉन्ड होते हैं बच्चों वो स्ट्रॉन्ग होते हैं, ठीक है। अगली अगर मैं बात करूं Zn, Cd एंड Hg, इनकी अगर बात करूं तो इनका मेल्टिंग पॉइंट बहुत लो होता है, हैव वेरी लो मेल्टिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट, और वजह क्या है? दिस इज ड्यू टू
दिस इज ड्यू टू एब्सेंस ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन, एब्सेंस ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन। अनपेड इलेक्ट्रॉन की एब्सेंस होती है, होते ही नहीं है, ठीक है। अच्छा, अब यहां बच्चों एक बड़े काम की बात आती है। देखो, अगर मैं बात करूं स्कैंडियम, टाइटेनियम, देन वेनेडियम, देन क्रोमियम, देन मैग्नीज, और देन हमारे पास आयरन है, देन कोबाल्ट है, आगे आगे ऐसे लिखते गया मैं। बच्चों इसके 3D में 1 4s में 2, 3D में 2 4s में 2, 3D में 3 4s में 2, 3D में 5 4s में 1, 3D में 5 4s में 2, 3D में 6 4s में 2, 3D में 7 4s में 2। इसके पास एक अनपेड इलेक्ट्रॉन, इसके पास 2 3 6 5 और 4, और ये 3, ठीक है। अगर मैं बात करूं बच्चों, क्रोमियम का मेल्टिंग पॉइंट सबसे ज्यादा है, ठीक है, सीधा सीधा नजर आ रहा है, 6 अनपेड इलेक्ट्रॉन। फिर मैं बात करूंगा कि मैग्नीज का मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होगा, 5 अनपेड इलेक्ट्रॉन। लेकिन बच्चों होता पता है क्या है, मैग्नीज और मैग्नीज से नीचे आने वाले एलिमेंट जिनके पास सभी के पास 5 अनपेड इलेक्ट्रॉन है, इनका मेल्टिंग पॉइंट इनके कोरस्पोंडिंग एलिमेंट के मेल्टिंग पॉइंट के कंपैरिजन में, कोरस्पोंडिंग यानी कि आयरन को ले रहा हूं मैं, आयरन के पास 4 अनपेड इलेक्ट्रॉन है, इसके 5 है, तो 5 वाले का मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होना चाहिए क्योंकि इसके मेटेलिक बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होने चाहिए। लेकिन मैग्नीज का मेल्टिंग पॉइंट आयरन से कम होता है, आयरन का मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होता है, मैग्नीज का कम होता है। और केवल मैग्नीज का नहीं, मैग्नीज से नीचे जितने भी एलिमेंट है, मैग्नीज से नीचे टेक्टेनियम है, टेक्टेनियम से नीचे रहनियम है, इनका मेल्टिंग पॉइंट इनके कोरस्पोंडिंग एलिमेंट से, जैसे इस यहां रुथेनियम है, यहां रोडियम है, सॉरी यहां रुथेनियम है, यहां ओस्मियम है, टेक्टेनियम का रुथेनियम से कम है, रेनियम का ओस्मियम से कम है। इसकी वजह क्या है बच्चों? देखो बच्चों, इसकी कॉन्फ़िगरेशन है 3d5 4s2, और तुम जानते हो d ऑर्बिटल के अंदर मैक्सिमम 10 इलेक्ट्रॉन आते हैं। अगर 10 आते हैं तो फुली फिल्ड होता है, अरे होता है कि नहीं होता फुली फिल्ड? और अगर 5 आते हैं तो हाफ फिल्ड होता है, और फुली फिल्ड और हाफ फिल्ड दोनों कॉन्फ़िगरेशन स्टेबल मानी जाती है। अगर कॉन्फ़िगरेशन स्टेबल है तो इलेक्ट्रॉन का लूज होना मुश्किल है, इलेक्ट्रॉन का लूज होना मुश्किल है तो बच्चों मेटेलिक बॉन्ड बनने के चांसेस कम है, या मेटेलिक बॉन्ड वीक बनेंगे। बच्चों मेटेलिक बॉन्ड तब बनेंगे जब इलेक्ट्रॉन लूज होंगे। अब इसके तो 3D में 5 है, स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन से इलेक्ट्रॉन को लूज कराना आसान नहीं है, तो मेटेलिक बॉन्ड उतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं बनेंगे जितने हम समझ रहे हैं। हम 5 अनपेड इलेक्ट्रॉन को देख रहे हैं डायरेक्ट, लेकिन वो जो 5 अनपेड इलेक्ट्रॉन है वो बच्चों उसकी कॉन्फ़िगरेशन को स्टेबल हाफ फील्ड कॉन्फ़िगरेशन बना रहे हैं, और स्टेबल हाफ फील्ड कॉन्फ़िगरेशन से इलेक्ट्रॉन को रिलीज कराना आसान काम नहीं है। और अगर आसान काम नहीं है तो हम ये कहेंगे यहां जो मेल्टिंग पॉइंट है वो कोरस्पोंडिंग एलिमेंट से कम होगा। तो बच्चों ये बात और यहां नोट कर लेनी है तुमने, क्या यहां लिख देता हूं मैं, इट मे बी नोटेड दैट, नोट डाल के लिखना ही बड़े काम की बात है। अच्छा ये मत समझना कि सर क्रोमियम के पास भी 3D में 5, क्रोमियम का ऐसा कोई सीन नहीं है। क्रोमियम 3d4 4s2 वो स्टेबिलिटी के लिए उधर आया है, ऐसा कुछ नहीं है कि वहां हाफ फील्ड कॉन्फ़िगरेशन जनरेट हो रही है। अब सुनो ध्यान से, यहां Mn Tc and Re have lower value of melting point in comparison to corresponding element, ये इसकी वजह क्या है? दिस इज ड्यू टू स्टेबल हाफ फील्ड कॉन्फ़िगरेशन, हाफ फील्ड कॉन्फ़िगरेशन, ये स्टेबल हाफ फील्ड कॉन्फ़िगरेशन की वजह से हुआ है। ठीक है, समझ में आ गई ये बात? क्लियर है? और वो जो स्टेबल हाफ फील्ड कॉन्फ़िगरेशन है वो क्या है? n-1d में 5 है और ns में 2 है। s तो पूरा भरा हुआ है, ये आधा भरा हुआ है। ठीक है, यहां तक की बात
क्लियर है? चलो बच्चों अब आगे चलते हैं एक और प्रॉपर्टी के बारे में, फिर आज के लेक्चर का हम एंड करेंगे। लास्ट प्रॉपर्टी पढ़ते हैं। प्रॉपर्टीज अभी खत्म नहीं हुई है, बस आज के लेक्चर की हमारी लास्ट प्रॉपर्टी है। फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम और अच्छी अच्छी प्रॉपर्टी पढ़ेंगे ट्रांजिशन एलिमेंट की। बड़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है बच्चों ये सारी ही। नंबर 5 जो है वो है डेंसिटी। डेंसिटी बच्चों हम जानते हैं जो डेंसिटी होती है वो मास अपॉन वॉल्यूम होता है। अरे होता है कि नहीं होता? अब सुनो, ट्रांजिशन एलिमेंट की बात करूं तो स्कैंडियम है, देन टाइटेनियम है, देन वेनेडियम, देन क्रोमियम, देन मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर और जिंक। हम जानते हैं यहां से यहां तक साइज बढ़ता है, सॉरी साइज डिक्रीज होता है। और साइज डिक्रीज होगा तो बच्चों जो वॉल्यूम होगा ना एटम का, एटॉमिक वॉल्यूम जो होगा वो भी डिक्रीज होगा। यहां से यहां तक साइज कांस्टेंट होता है, और साइज कांस्टेंट होगा तो बच्चों एटॉमिक वॉल्यूम भी कांस्टेंट होगा। यहां से यहां बच्चों साइज बढ़ता है। शुरुआत में ही पढ़ा था हमने प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन अट्रैक्शन, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्सन के बेस पे। तो बच्चों यहां जो एटॉमिक वॉल्यूम होगा वो भी बढ़ेगा। ठीक है ना? यहां तक की बात क्लियर है, समझ में आ रही है? अच्छा, अगर मैं मास की बात करूं तो नॉर्मली यहां से यहां जाने पे मास बढ़ता है। नॉर्मली मास क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। लेकिन मास का इंक्रीमेंट बहुत ज्यादा नहीं होता, धीरे धीरे बढ़ता है मास। अब जो मेन फैक्टर है डेंसिटी को बदलने वाला, डेंसिटी को अफेक्ट करने वाला, वो ये वॉल्यूम है। ये मेन फैक्टर है डोमिनेटिंग, क्योंकि मास तो यहां बहुत ज्यादा चेंज ही नहीं हो रहा। इसका 21 नंबर है, इसका 22, तो इसका जो मास होगा और इसका जो मास होगा उसमें अंतर बहुत कम होगा, बहुत ज्यादा अंतर नहीं है। अब सुनो आगे की बात क्या है। देखो, जब मैं स्कैंडियम से मैग्नीज तक गया तो मास तो नॉर्मली बढ़ा और वॉल्यूम क्या हुआ? कम। वॉल्यूम कम हुआ तो डेंसिटी क्या होगी? बढ़ जाएगी। सही बात है, यहां से लेके यहां तक डेंसिटी बढ़ी। अब आगे वॉल्यूम हो गया कांस्टेंट। बच्चों अगर वॉल्यूम कांस्टेंट हो गया तो ये तो डिसाइड करेगा नहीं डेंसिटी को। यहां से यहां जाने पे चाहे वो थोड़ा बहुत बढ़ रहा हो, मास बढ़ रहा है। और अगर बच्चों मास बढ़ रहा है तो डेंसिटी क्या होगी? बढ़ेगी। तो मैं कह सकता हूं यहां से यहां तक, निकल तक डेंसिटी बढ़ती है। ठीक है? लेकिन लास्ट में जाके तुम्हें क्या नजर आ रहा है? वॉल्यूम बढ़ गया। और वो वॉल्यूम क्यों बढ़ा है? क्योंकि इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्सन डोमिनेटिंग हो जाता है किस पे? प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन अट्रैक्शन पे। पहली ही प्रॉपर्टी हमने पढ़ी थी बच्चों। अगर वॉल्यूम बढ़ गया है तो डेंसिटी क्या हो जाएगी? डिक्रीज। हालांकि यहां से यहां जाने पे, यहां से यहां जाने पे मास भी बढ़ा है, लेकिन मास का जो इंक्रीमेंट है बच्चों वो बहुत ज्यादा नहीं होता। वॉल्यूम का इंक्रीमेंट ज्यादा होता है, इसलिए वॉल्यूम डोमिनेटिंग फैक्टर है। और वॉल्यूम अगर डोमिनेटिंग है तो डेंसिटी क्या हो जाएगी? डिक्रीज हो जाएगी। लास्ट में जाके डिक्रीज होती है। ठीक है? लास्ट में डेंसिटी डिक्रीज होती है। तो मैं यहां कह दूंगा इन द स्टार्टिंग ऑफ सीरीज there is decrease in atomic volume, so density increase up to निकल। निकल तक डेंसिटी क्या होती है? इंक्रीज होती है। इन द एंड ऑफ सीरीज फ्रॉम कॉपर टू जिंक एटॉमिक वॉल्यूम इंक्रीज, सो डेंसिटी डिक्रीज। डेंसिटी क्या हो जाएगी बच्चों? डिक्रीज हो जाएगी। तो ये क्वेश्चन कई बार आता है कि कॉपर की डेंसिटी जिंक से ज्यादा होती है, ऐसा क्यों? तो हम इसका जवाब लिख देंगे। कॉपर से जब जिंक पे जाते हैं
तो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्सन डोमिनेटिंग होता है, जिसकी वजह से एटॉमिक वॉल्यूम बढ़ जाता है, और अगर एटॉमिक वॉल्यूम बढ़ जाएगा बच्चों तो डेंसिटी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। सही है, क्लियर है, समझ में आ गई। तो बच्चों आज के लेक्चर में हमने 5 प्रॉपर्टीज को स्टडी किया, बहुत इंपॉर्टेंट है, सारी की सारी प्रॉपर्टी अच्छे से पढ़ना है, जहां भी कोई डाउट आता है मुझसे पूछना है। और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की जो ये हम यूनिट पढ़ रहे हैं बच्चों, खास बात ये है कि तुम्हें इसमें प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, समझना पड़ेगा चीजों को, थोड़ी ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी फिजिकल केमिस्ट्री के कंपैरिजन में। ठीक है बच्चों, थैंक यू।